गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके यूनिट 2 के कोर्स में ओलैप और डेटा वेयरहाउस को लेकर जो कंटेंट है दैट इज़ गिवन हियर, तो आज का जो लेक्चर है दैट विल बी फोकस्ड टू ओलैप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलैप, मोटिवेशन फॉर यूजिंग ओलैप, मल्टी डायमेंशनल व्यू को कैसे देखना है किसी भी डेटा क्यूब में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज सम ऑपरेशंस. So as I told you, this particular book has to be taken from e-library of copykitab.com, data mining and warehousing, which is written in very simple language. So let us start with the introductory part of these topics. आप देख रहे हो सेक्शन 2.2 में रिफाइंड डेफिनेशन दी हुई है डेटा वेयरहाउस की. डेटा वेयरहाउस जनरलाइजेस एंड कंसोलिडेट्स इन मल्टी डायमेंशनल स्पेस. इस बात को समझना ज़रूरी है. मल्टी डायमेंशनल स्पेस दैट मीन्स नॉट ओनली फ्यू एट्रीब्यूट्स, 2 to 3 एट्रीब्यूट्स नहीं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को लेकर मल्टी डायमेंशनल डायरेक्शन में डेटा को संजो के रखना, डेटा को कंसोलिडेट करके रखना, अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके उसको इंटीग्रेट और कंसोलिडेट करना एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी में. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द warehousing. इसलिए लिखा है the construction of the data warehouses involve data cleaning, integration and transformation and can be viewed as an important pre-processing step for data mining. कोई भी KDD लाइफ साइकिल में डेटा माइनिंग के पहले डेटा वेयरहाउसेस ज़रूर आता है. एंड डेटा वेयरहाउसेस का होना और डेटा वेयरहाउसेस पे जो ऑपरेशंस होते हैं उसको एक नाम दिया गया है. डेटा वेयरहाउसिंग टर्मिनोलॉजी में उसको एक नाम दिया गया है ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. इसके कुछ पॉपुलर कॉमन टूल्स हैं जो हमको समझने पड़ेंगे एंड विच आर देयर इन योर कोर्स इन यूनिट 2. नाउ एज यू कैन सी many other data mining functions like association, classification, prediction and clustering can be integrated with OLAP operations to enhance interactive mining of the knowledge at multiple levels of the abstraction. देखिए, डेटा माइनिंग फंक्शंस प्रिडिक्शंस या डिस्कवरी मोड में आपको नॉलेज देता है. दैट टू हिडन नॉलेज विच इज डिराइव्ड नॉलेज, विच इज नॉट नोन नॉलेज और विच हैज बीन कंक्लूडेड फ्रॉम द फैक्चुअल नॉलेज. डेटा माइनिंग ऑपरेशंस का ये काम रहता है. लेकिन उसी डेटा बेस को अलग अलग नजरिए से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करने का काम कौन करता है? ओलैप ऑपरेशंस. तो अगर एक पर्सपेक्टिव पर हमने ओलैप ऑपरेशन के चलते पर्सपेक्टिव 1 पे हमने डेटाबेस व्यू दिया, तो उस पर्सपेक्टिव पे वी कैन हैव some different kind of mining operations and perspective 2 पे when we can have a different type of mining operations. वैसे ही तो जितने perspectives हैं ओलैप ऑपरेशंस के चलते, जितने भी पर्सपेक्टिव हैं उतने पर्सपेक्टिव्स पे different kind of mining objectives can be manipulated and can be processed. This is the meaning of this sentence and hence ये लिखा हुआ है the data warehouse has become an increasingly important platform for data analysis and OLAP which provides effective platform for data mining. और आजकल की हर इंडस्ट्री, हर MNC में you have a data analytics section जो जिसका काम ही यही रहता है कि उसके डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें अलग अलग डेटा को इकट्ठा करके संजो के एज यू कैन सी इन क्लीनिंग, इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसके ऊपर डेटा माइनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना ताकि उसके ऊपर हम important strategic decisions ले सकें. This is the main motive, collaborative motive of data warehouses as well as data mining systems. So as you can see in this particular KDD life cycle which is taken from the book of Punia, KDD life cycle के कुछ steps हैं. KDD stands for knowledge discovery and databases and as you can see यहाँ पे कोई भी रियल टाइम इंडस्ट्री में या रियल टाइम एंटरप्राइज में नॉलेज डिस्कवरी के जो स्टेप्स हैं, फेजेस हैं, उनमें कितना परसेंटेज एफर्ट लगता है दैट हैज़ बीन शोन इन दिस पर्टिकुलर लैडर लाइक डायग्राम. तो 20% तो सिर्फ समय गुजरता है
बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने के लिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए, और एक पर्टिकुलर ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इतना समय का उपयोग होता है। फिर डेटा को इकट्ठा करो, सेलेक्ट करो, प्रिपेयर करो, प्री प्रोसेस करो। उसके लिए सबसे ज़्यादा, और ये बोला जाता है कि अगर डेटा प्री प्रोसेसिंग सॉलिड हो तो डेटा माइनिंग ऑपरेशंस बहुत आसानी से वन अटेम्प्ट में उनके जो रिजल्ट्स हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, निकाले जा सकते हैं। एंड फिर आती है लैडर डायग्राम में डेटा माइनिंग स्टेप which is contributing only to 15% of the total effort of the KDD लाइफ साइकिल। और उसके बाद उस डेटा का हम क्या इस्तेमाल करें, जो हमारा प्रिडिक्टेड डेटा आया, अप्रॉक्सीमेशंस आया, विजुअलाइजेशंस आया, उसका हम क्या इस्तेमाल करें हैज़ बीन शोन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरैक्टिव एनालिसिस, it can be used for some discovery, pattern discovery, for some decision making, for some other kind of strategic planning. This is about that KDD। और इसलिए ये दो डायग्राम्स किस बात को एक्सप्लेन करते हैं, ये वाली लाइन को, therefore data warehousing and OLAP form an essential step in knowledge discovery process। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। Data warehousing provides architecture and tools for business executives to systematically organize, understand and use data for strategic planning। Systematically organize मतलब वही इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, अंडरस्टैंड करना मीन्स उनकी डायमेंशनल मॉडलिंग तैयार करना, और उसके बाद उनको अलग अलग विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करना, अलग अलग प्रेजेंटेशन स्टाइल प्रोवाइड करना, ताकि उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग बहुत आसानी से हो सके। एंड दिस इज द रिफाइंड डेफिनेशन ऑफ अ डेटा वेयरहाउस। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डिफाइंड डेटा वेयरहाउस, आपको यही वाला डेफिनेशन लिखना है, विच हैड बीन गिवन बाय फादर ऑफ वेयरहाउसिंग टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स विलियम एच इनमॉ। अगर कोई आपसे बोले कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयरहाउस समझाइए, तो यू हैव टू एक्सप्लेन 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट, नॉन वोलेटाइल, है ना, एंड डी नॉर्मलाइज्ड डायमेंशन कम्स एज दी 5th कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका हम नोट्स में आपको दे देंगे। सब्जेक्ट ओरिएंटेड से बहुत पहले मैंने यूनिट 1 में आपको समझा दिया था। आई हैड टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर, आई हैड टॉक्ड अबाउट डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं, बिजनेस डायमेंशंस किसको कहते हैं, डेटा वेयरहाउस अपने बिजनेस डायमेंशंस को कैसे सिलेक्ट करता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कोई भी एक एंटरप्राइज के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दैट है। तो कोई भी डेटा वेयरहाउस किन मुद्दों पर तैयार होता है, वो डिसाइड करता क्या है कि एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के कौन कौन से मुद्दे हैं, एनालिसिस करने के कौन कौन से मुद्दे हैं। और फिर बिना इंटीग्रेशन के, बिना ऑपरेशनल डेटाबेसेस जो ट्रांजैक्शनल टर्मिनल्स पर, पॉस टर्मिनल्स पर, बिल डेस्क पर, बिल कियोस्क पर, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, चाहे वो एयरलाइंस का एंटरप्राइज हो, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन का एंटरप्राइज हो, अलग अलग रियल टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शंस चल रहा है, उन वहाँ पे इकट्ठा हुए ऑपरेशनल डेटा स्टोर्स को एसिमुलेट करना, इंटीग्रेट करना, और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के प्री प्रोसेसिंग करना, जिसमें क्लीनिंग और इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन तीन मेन चीज आती है। और ये क्यों किया जाता है, जस्ट टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझाएं कि अगर आपने पर्टिकुलर एक डेटाबेस, एक टेबल में आपने कस्टमर का नाम लिखा, और वो कस्टमर का जो नाम है, वो उसका जो टाइटल है वो कस्टमर अंडरस्कोर नेम के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहीं दूसरे टेबल में वही कस्टमर नेम को आपने CUST_NM लिखा, तो वो टेबल का वो पर्टिकुलर कॉलम ये पर्टिकुलर कॉलम से ताल्लुक रखता है, उसका जो डेटा वैल्यूज है, उसका जो डोमेन रेंज है, इस पर्टिकुलर कॉलम के डोमेन रेंज से मैच करता है। इस कंसिस्टेंसी को समझाने के लिए एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह से जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम सैलरी या एज के लिए हम यूज करते हैं, वही डेटा स्ट्रक्चर्स अगर हम इसके लिए यूज करें, या जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के लिए हम जो स्ट्रक्चर ढांचा यूज करते हैं, दैट शुड बी मेड यूनिफॉर्म फॉर ऑल द टेबल्स
जो कहाँ आ रहे हैं, एक वेयर हाउस में एसिमिलेट होने आ रहे हैं, इंटीग्रेट होने आ रहे हैं। तो बिना इस कंसिस्टेंसी के इंटीग्रेशन स्टेप पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट टू फीचर्स बोलते हैं टाइम वेरिएंट फीचर एंड नॉन वोलेटाइल फीचर। तो टाइम वेरिएंट फीचर ये बोलता है कि बिना टाइम डायमेंशन के कोई भी इंटरप्राइज अपना एनालिसिस पूर्ण तरीके से नहीं कर सकता है। जैसे छोटा सा ओलैप हम क्वेरी ले लें, अगर हम ऑपरेशनल डेटाबेस से 5 या 10 साल का डेटा उठाएं, किसमें, अपने डेटा वेयर हाउसिंग रिपोजिटरी में, सिर्फ ये पता करने के लिए कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स सबसे कम सेल ऑफ होते हैं और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जिनकी सबसे कम सेलिंग हो रही है, उसके पीछे मेन कारण क्या है। या फिर हम पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर शॉप में, डिपार्टमेंटल स्टोर में कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका एज पैटर्न और उनका शॉपिंग पैटर्न अगर मुझे स्टडी करना है तो मुझे पिछले 5 से 10 साल के डेटाबेस को उठाना पड़ेगा। और अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में वी कैन टॉक अबाउट मंथली पैटर्न, ईयरली पैटर्न। तो जहाँ मैंने ये शब्द यूज़ किया मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, देन सेमी एनुअली, सेल्स का हम अगर से एनुअल सेल्स, सेल्स एट पीक सेल्स ऑफ द ईयर, फेस्टिव सेल्स, जब हम ये शब्द यूज़ करते हैं तो ज़रूर हमारे पास एक टाइम डोमेन, टाइम एज एन एलिमेंट come as a important part of our analysis. इसलिए time has to be the major subject of analytical dimension while we are building any warehouse for any real time database. Another thing, जो भी हम queries perform करें, obviously these queries are OLAP queries, online analytical queries, whatever queries we perform on a particular database snapshot, it should not be changed. तभी तो उस एनालिसिस को हम स्टेबल तरीके से अपने और अपर हायरार्की में मैनेजरियल लेवल्स को हम एक प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में या उनको हम बता सकते हैं कि देखिए पिछले 3 साल का जो स्नैपशॉट है वो इस तरह का एनालिसिस देता है, या पिछले 5 साल का जो एनालिसिस है वो ये वाला स्नैपशॉट। तो इट नीड नॉट टू बी चेंज, बिकॉज अगर वो चेंज हो जाएगा तो हमको दिक्कत जाएगी। हमारे जो ग्राफिकल बार ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, जो उस एनालिसिस को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा, विच विल गिव द इनस्टेबिलिटी टू द रिपोर्ट्स टू द अपर हायरार्की ऑफ द मैनेजमेंट। इसीलिए डेटा वेयर हाउस का जो मेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट शुड बी नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है इट शुड नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज, इट शुड बी स्टेबल। तो अगर आपने ऑपरेशनल डेटाबेसेस से डेटा को क्लीन करके, इंटीग्रेट करके, ट्रांसफॉर्म करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी में डाल दिया है, तो नाउ ऑल द क्वेरीज शुड बी रीड ओनली डेटा, ऑल द फेचिंग ऑफ द डेटा शुड बी इन रीड ओनली मोड, इट शुड नॉट कंटेन द एडिट राइट्स और अपडेट राइट्स।